नमस्कार सभी साथियों को। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम पुनर्जागरण का जो है शायद अंतिम लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 4 पुनर्जागरण हम पढ़ रहे थे और इसका लेक्चर नंबर 4 है। कल हम अपन ने पुनर्जागरण में देखा था उसके विशेषताएं क्या क्या रही और इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। आज अपन देखेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव क्या क्या रहे। ठीक है, ये टॉपिक कई मायनों में अपन देखते हैं। तो प्रभाव वाला जो हिस्सा है वो ज्यादातर एप्लीकेशंस है कि पुनर्जागरण में इन किन किन चीजों में उस समय में क्या क्या ऐसे परिवर्तन आए कि पुनर्जागरण आपको पुनर्जागरण लगता है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं, प्रैक्टिकल में क्या हुआ। जैसे अपन ने जो अब तक पढ़ी थी ना, पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण की विशेषताएं, है ना, ये इसका थ्योरी वाला पोर्शन था। प्रैक्टिकल में आप जब उस समय का, तत्कालीन समय का, कौन से समय का हम बात कर रहे हैं, 14वीं से 16वीं शताब्दी अपन ने बात की थी, इसी समय हुआ था पुनर्जागरण। तो हम ये बात करेंगे कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य में ऐसा क्या क्या एप्लीकेशन हुए थे, क्या क्या ऐसी चीजें हुई थी धरातल पे जो हमें पुनर्जागरण के प्रभाव के रूप में परिलक्षित होती है। ठीक, तो अपन देखते हैं पुनर्जागरण के क्या क्या प्रभाव रहे। प्रभाव मतलब एप्लीकेशंस, क्या क्या उसके जो है ना रिजल्ट्स निकले, क्या क्या अपन को चीजें देखने को मिली। हम प्रभावों को बहुत अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेंगे, देखो, क्योंकि एक साथ सारे हिस्से पढ़ना है ना नामुमकिन है। तो अपन देखेंगे कि पुनर्जागरण का प्रभाव अपन के साहित्य में क्या क्या रहा। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रभाव वेरियस कलाओं में क्या रहा। कला में भी अपन देखते हैं कि संगीत में कुछ अलग रहा। ठीक है, संगीत भी एक कला है। फिर संगीत के अलावा स्थापत्य में कुछ अलग रहा, है ना, चित्रकला में कुछ रहा अलग। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि मूर्ति कला भी एक, चित्रकला के अलावा मूर्ति कला भी अपन देख सकते हैं अलग से। मूर्ति कला में क्या क्या एक परिवर्तन देखने को मिला। और इसके साथ ही अपन देखते हैं कि विज्ञान में इसमें क्या क्या परिवर्तन आया। कल अपन ने बात करी थी कि प्राकृतिक विज्ञान में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। तो विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आरंभिक कार्य शुरू हुए, अपन पुनर्जागरण के प्रभाव में देखेंगे। अच्छा, मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं कि ये पूरा जो टॉपिक होगा वो फैक्चुअल होने वाला है। इसमें ज्यादातर समझने वाली ऐसी कोई चीज है नहीं। अब इनमें मैं बताऊंगा आपको, ये मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, अब मैं इनमें कलर भरने लगूंगा। ठीक है, अब इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, मैक्सिमम मैक्सिमम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। इनके अंदर जो मैं भरूंगा वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। ठीक है, हाँ, जो अपने यूपीएससी मेंस, आरपीएससी मेंस, मतलब आरएस मेंस या दूसरे पीसीएस मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं कुछ स्पेशल लेक्चर ले आऊंगा। जो जहां जहां से इस टॉपिक से जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उन पे मैं अलग से आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं वहां पे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आज का जो ज्यादातर टॉपिक रहेगा हमारा, कुछ अपन देख लेंगे कि साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आए। वो आप आराम से उसको थ्योरेटिकल पोर्शन बोल सकते हैं। अदरवाइज सारी जो चीजें हम, जो डायमेंशन आपको आज सिखाने वाले हैं, वो सब इसके फैक्चुअल पार्ट हैं। ठीक है, विज्ञान में क्या क्या परिवर्तन हुआ, न्यूटन ने क्या किया, है ना, गैलीलियो ने क्या किया, तो ये सारी चीजें अपन दिखाएंगे आज आपको। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि हमारे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस बन जाए। ओके, अपन देखते हैं साहित्य में क्या क्या परिवर्तन। अब साहित्य में देखो कुछ विशेषताएं थी जो पुराने साहित्य में चल रही थी। पुराने साहित्य से नई जो विशेषताएं, नई क्या ऐसी चीजें डेवलप हो गई साहित्य में जो हमें पुनर्जागरण के प्रभाव के रूप में दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो है ना, साहित्य में जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि लेखकों ने स्वतंत्र चिंतन करना शुरू कर दिया। कैसे, देखो, लेखक हो गए, लेखकों, मैंने आपको कल पुनर्जागरण की विशेषताओं में भी बताया था आपको कि जो चिंतन है ना वो स्वतंत्र हो गया। किसके प्रभाव से, चर्च के प्रभाव से। कैसे, तो लेखकों का स्वतंत्र चिंतन शुरू हो गया। ठीक है, स्वतंत्र चिंतन होगा क्यों, किससे स्वतंत्र हो गया भाई, पहले चर्च का प्रभाव था। चर्च का प्रभाव था तो धार्मिक चिंतन अधिक होता था। धार्मिक चिंतन होगा या फिर ऐसे विषयों में चिंतन होगा जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, पारलौकिक विषयों में, जो इस लोक के नहीं है, दूसरे लोक के हैं, तो पारलौकिक विषयों में चिंतन ज्यादा होगा।
तो धार्मिक और पारलौकिक चिंतन के स्थान पर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र चिंतन करने लगा, लेखक। ठीक है, तो ये जो है पहला परिवर्तन आया। दूसरा जो परिवर्तन आया ना, वो था कि जो साहित्य लिखा गया ना इस समय में, जितना भी साहित्य लिखा जाएगा वो जो है यहाँ की इंडिजीनियस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, पहले क्या करते थे, पहले क्या व्यवस्था थी, पहले ये इंडिजीनियस लैंग्वेज को अपन बोलते हैं स्थानीय भाषाओं में। तो साहित्य जो है स्थानीय भाषाओं में लिखा गया और स्थानीय भाषाओं में लिखा जाएगा। उससे पहले क्या हो रहा था, ऐसा पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जा रहा था। तो जब लैटिन में आप साहित्य लिखोगे तो एक एलीट वर्ग ही इस चीज को एक्सेस कर सकता है। भाई आप ये सोचो कि लैटिन में कोई चीज लिखी हुई है, जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अपन देखते हैं कि मानो सारा जो साहित्य है अपना वो संस्कृत में लिखा हो, है ना, हिंदी में साहित्य कम हो या तेलुगु में कम हो या तमिल में कम, जो हमारी लोकल जो लैंग्वेजेस है उनमें साहित्य कम हो। तो जब संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा साहित्य होगा तो कुछ एलिट वर्ग के लोग या कुछ अपन कह सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, केवल वही उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ज्ञान का जो है एकाधिकार किनका हो जाएगा, एलिट वर्ग का एकाधिकार हो जाएगा। तो अगर एलिट वर्ग का एकाधिकार हो जाएगा तो फिर नॉर्मल लोगों में ये वाली भावना कैसे आएगी, क्योंकि अपन पढ़ तो पुनर्जागरण रहे ना, आना तो पुनर्जागरण चाहिए। तो लोकल लोगों में पुनर्जागरण की वजह से स्थानीय भाषाओं में बहुत सारा साहित्य लिखा गया। स्थानीय भाषा में पढ़ना और समझना और सुनना तीनों बहुत आसान होते हैं। तो अगर स्थानीय भाषा में कोई चीज लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी, तो वो कंपेरेटिवली आसान रहेगा किसी भी और दूसरे सिनेरियो से। चाहे आप लैटिन में कोई चीज मतलब पढ़ के सुना भी दोगे ना तो भी आदमी को समझ में नहीं आएगा, या संस्कृत में कोई बोल के सुना भी दे अपने को, ये संस्कृत में सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, उस टाइम पे वहां की संस्कृत है, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज है लैटिन की। ठीक है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि प्राचीन बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज जो वहां की थी लैटिन, जिसमें अधिकतर साहित्य लिखा जाता था। और वो साहित्य कौन सा लिखा जा रहा था, चर्च संबंधित धार्मिक साहित्य या पारलौकिक साहित्य, है ना। तो पारलौकिक के स्थान पे अब भौतिक चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगेगा। तो भौतिक चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगेगा तो स्वतंत्र चिंतन के रूप में दिखेगा आपको, स्थानीय भाषाओं के रूप में दिखेगा। और क्या क्या परिवर्तन आया साहित्य में, तीसरा जो परिवर्तन आया साहित्य में वो था जो है लेखन की नवीन विधाओं का विकास। ठीक है, तो नई विधा कौन कौन सी लेखन की प्रचलित हुई। अच्छा, अपन पढ़ेंगे अभी स्थानीय भाषाओं में कैसे कैसे साहित्य लिखा। सबसे पहले अपना जो कला के क्षेत्र में है ना साहित्य पढ़ेंगे ना, तो अभी अपन देखेंगे स्थानीय भाषा में अंग्रेजी में कुछ अलग साहित्य लिखा गया, ठीक है, डच में कुछ अलग लिखा गया, डेनिश में कुछ अलग लिखा गया, ठीक है, स्पेनिश में कुछ अलग लिखा गया और फ्रेंच में कुछ अलग लिखा गया। तो ऐसे बहुत सारे जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाषाओं का, उसके आधार पे अलग अलग भाषाओं में बहुत सारा साहित्य लिखा गया। अच्छा, नवीन विधाओं जो है उनका विकास कैसे हुआ। पहले क्या था, पुराने टाइम पे जैसे संस्कृत में अपन देखते हैं ना, तो ज्यादातर साहित्य में आप देखोगे कि मंत्र के रूप में, श्लोक के रूप में, सूक्तियों के रूप में साहित्य की ये तीन चार ही विधाएं होती थी। ठीक है, ज्यादातर साहित्य बोल दो आप, ये ज्यादातर जो ज्ञान था ना वो इन्हीं विधाओं के इर्द गिर्द चलता था। गद्य भी था, थोड़ा बहुत था, गद्य भी था, है ना, कहानियां, कथा थी, ठीक है, इन माध्यमों में सीमित रहता था। ठीक है, जो क्लासिकल लैंग्वेज में साहित्य लिखा जाता है ना, हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्लासिकल लैंग्वेज में एक लिमिटेड परंपराएं रहती है। जैसे हमारा संस्कृत जो साहित्य था ना वो तो पहले से शुरू से काफी विकसित था और उसको तो बिकॉज वो था ऋग्वेद के समय से संस्कृत जो है वैदिक परंपरा से चली आई, फिर लौकिक संस्कृत बनी गुप्त काल में, तो वो एक अलग डिबेट है। तो मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट समझाने का आपको प्रयास करता हूँ कि अगर लेटिन में जो है ना साहित्य जो था ना लेटिन में, वो साहित्य की बहुत ही सीमित परंपराएं चलती थी उस टाइम पे। तो अगर सीमित परंपराएं चलती थी तो साहित्यकार को विधाएं दिखाने का बिल्कुल अवसर नहीं मिलता था। तो अब जब नवीन विधाओं का आविष्कार हुआ तो जो साहित्य गद्य में चल रहा था मान लो, तो वो पद्य में भी चलने लगा, गद्य पद्य विधाएं चलने लगी। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होने लगा, इसके अलावा उपन्यास के रूप में लिखा जाने लगा, उपन्यास के रूप में साहित्य लिखा जाने लगा, सोनेट्स के रूप में साहित्य लिखा जाने लगा। ठीक है, सोनेट्स होती है, फिर सिमिली होती है, ठीक है, सिमिली होती है, मतलब
बिल्कुल जिसको अपन उपमा कहते हैं, उपमा दी जाती है किसी को। तो मतलब पूरी तरह से आपको साहित्य के बहुत सारे रूपांतरण मिलेंगे, निबंध मिलेगा, कविताएं मिलेगी, ठीक है। तो निबंध, कविताएं, इन सब रूपों में साहित्य को लिखा जाने लगा। तो जब इतने सारी नवीन विधाओं का विकास हुआ और उस टाइम पे एक सीमित लैटिन का एक सीमित परंपरा थी, उसको छोड़ के इन अलग अलग विधाओं में जो है साहित्य लिखा जाने लगेगा, तो आप ये समझ सकते हो कि पुनर्जागरण में ये एक तरीके की नई चीज जो है डेवलप हुई है, ठीक है। अब अपन इनमें भी देखेंगे कि गद्य पद्य में कौन सा साहित्य लिखा गया है, पद्य में कौन सा साहित्य लिखा गया है, ठीक है। दांते पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कि पद्य में किसको, किसका इटालवी भाषा का जनक, पद्य का जनक किसको बोलते हैं, है ना। वो सारी चीजें अपन एक साथ देख लेंगे। फिर कुछ चीजें और परिवर्तित हुई। क्या क्या परिवर्तित हुई कि जो पहले जो धर्म के जो है ना आईने में जो पूरा समाज चल रहा था ना, अब वो समाज सेकुलर समाज बन चुका है। तो साहित्य में आप देखोगे कि साहित्य में ऐसा इफेक्ट है ना, सेकुलरिज्म का साहित्य लिखा जाने लगा। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य जिसको अपन बोलते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, वो साहित्य आपको देखने को मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष साहित्य लिखेंगे तो जो ज्यादातर जो विषय भी होंगे ना इसके, तो भौतिकवाद से रिलेटेड ही ज्यादातर विषय होंगे, है ना। भौतिकवाद से रिलेटेड ज्यादातर सब्जेक्ट्स होंगे इसमें, जब धर्म निरपेक्ष साहित्य लिखा जाएगा। और जो पांचवा जो पॉइंट आता है वो था कि मैंने कहा था कि मानववाद इस टाइम की सबसे जो बेसिक थीम थी ना किसी साहित्यकार की, तो वो थी मानववाद। तो मानव केंद्रित साहित्य लिखा जाने लगा। तो आप देखोगे ना जो साहित्य में परिवर्तन हुए कि लेखकों का स्वतंत्र चिंतन शुरू हो गया, साहित्य में स्थानीय भाषाओं पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा, कुछ नवीन विधाओं का गद्य, पद्य, निबंध, कहानियां, ठीक है, सोनेट्स, इन रूपों में जो है वो साहित्य लिखा जाने लगा। धर्मनिरपेक्ष साहित्य लिखा जाने लगा जो ज्यादातर भौतिकवादी होता है, और मानव केंद्रित साहित्य लिखा जाने लगा। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो साहित्य में ये परिवर्तन है। पहले क्या क्या चलता था, ये चलता था। पहले चर्च धार्मिक चलता था, फिर स्थानीय भाषा के स्थान पर लैटिन भाषा चलती थी, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के स्थान पर धर्मतांत्रिक साहित्य लिखा जाता था जो पूरा चर्च और धार्मिक विषयों के इर्द गिर्द होता था, पारलौकिक विषयों के। पहले मानव केंद्रित इतिहास नहीं था, धर्म केंद्रित इतिहास था। तो धर्म, रिलीजन के स्थान पर इतने सारे डायमेंशन नए नए बन गए पुनर्जागरण के आने के बाद, ठीक है। तो आप ये चीज समझे। आप साहित्य में ये चीजें हुई, ये परिवर्तन आए। अब क्या होगा, अपन अब इसमें साहित्य में देखेंगे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे स्थानीय भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा। तो हम क्या है, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से हमारे विषय को आसान बनाना है हमें। तो पढ़ने के पर्सपेक्टिव से मैं स्थानीय भाषाओं को अलग अलग तोड़ूंगा। जैसे अंग्रेजी में क्या क्या साहित्य लिखा गया, ठीक है, डेनिश में क्या क्या लिखा जाने लगा, स्पेनिश में क्या क्या लिखा जाने लगा, फ्रेंच में। तो सारे डायमेंशन को अपन देख के और अच्छे से इस पर एक फटाफट से क्विक समरी कर लेते हैं इनको। क्योंकि देखो ये जो है ना पूरा जो कार्य है वो फैक्चुअली इसमें समझाने जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम ज्यादातर पोर्शन था ना समझने लायक, वो सारा पोर्शन पढ़ चुके, इसको फटाफट से हमें देखना है, ठीक है। तो क्या क्या साहित्य अब अपन देखते हैं। सबसे पहला जो साहित्य था ना, क्योंकि पुनर्जागरण कहां से शुरू हुआ, इटली से, तो सबसे पहला जो परिवर्तन साहित्य में कहां आएगा, वो इटालवी साहित्य में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फेमस नाम आएंगे, दांते, ठीक है। दूसरा पेटार्क, तीसरा आएगा बोकासियो, ठीक है। ये तो है ज्यादातर आप कह सकते हो एक तरीके से कि इटालवी के जो आरंभिक साहित्यकार हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो साहित्यकार कम राजनीतिज्ञ भी हैं, साहित्यकार कम राजनीतिज्ञ, मतलब साहित्यकार भी हो लेकिन राजनीतिज्ञ। मैकियावेली का नाम आता है इसमें, मैकियावेली, ठीक है। फिर कुछ है ब्रूनो, जिसपे ब्रूनी बोलते हैं ना, ब्रूनी। कुछ है लोरेंजो वाला, ऐसा करके नाम आते हैं, लोरेंजो वाला। ये पूरी तरह से इनको साहित्यकार भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनका जो प्रभाव है ना वो और डायमेंशंस में भी दिखता है ना, ठीक है। धर्मतांत्रिकता से भी गिर्द है। एक गिबर्टी भी है, शायद अल्बर्टी है, ठीक है, गिबर्टी नहीं है, अल्बर्टी, ठीक है, अल्बर्टी।
है ना। तो कोई पूछ ले कि निम्न में से, क्वेश्चन तो ऐसे बने कि निम्न में से कौन सा जो इतिहासकार है वो इटालवी इतिहासकार नहीं है, ऐसे प्रश्न आराम से आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो आपको ये 7-8 नाम तो एग्जैक्ट याद रखने की इटालवी साहित्यकार है। अगर इनके अलावा कोई और आ जाता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो वहां पे क्वेश्चन में, ठीक है। हम फटाफट से इनकी रचना भी देख लेते हैं ना, फटाफट से। इसकी रचना को अपन याद रखेंगे डीवीएम, फॉर्मूला वाइज में बता रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। डीवीएम, ठीक है। डीवीएम का मतलब क्या होता है? डीवीएम का एक तो है डिवाइन कॉमेडी, इसकी पहली रचना है डिवाइन कॉमेडी। वी की मतलब है वितानोवा, एम का मतलब है मोनार्किया, बिल्कुल मोनार्किया। वितानोवा का मतलब होता है नया जीवन, न्यू लाइफ, और इसका मतलब है मोनार्किया, ठीक है। ये डीवीएम के नाम से आप फॉर्मूला याद रख लेना। अच्छा, अपन दाते के बारे में आप कुछ चीजें लिख लेना, है ना, आप अपने स्तर पर लिख लेना। दाते को अपन क्या कहते हैं? दाते को अपन कहते हैं इटालवी कविता का जनक, पुनर्जागरण का अग्रदूत, और टस्कनी भाषा में इसने साहित्य लिखा था, कल अपन ने बात की थी, है ना। तो अग्रदूत भी है पुनर्जागरण का, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं जो मध्यकाल का अंतिम कवि भी यही है, क्योंकि भाई जो शुरुआत कर रहा है वो मध्यकाल का अंतिम कवि भी हो गया, और पुनर्जागरण का अग्रदूत भी यही है, पुनर्जागरण का अग्रदूत भी यही है, अग्रदूत। तो मध्यकाल का अंतिम है और पुनर्जागरण का अंतिम कवि, और पुनर्जागरण का अग्रदूत, ये दोनों नाम भी इसी के, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या कहते हैं इसको? इसके अलावा बोलते हैं इटालवी कविता का जनक। तो सबसे पहले गद्य से पद्य में जो ट्रांसलेशन हुआ है ना, पद्य मतलब होता है एक तरीके से उसको गेय बनाना, है ना, गाने योग्य, ठीक है। तो पद्य में, या इटालवी पद्य का जनक, इटालवी कविता का जनक, ये लिखता था टस्कनी भाषा में। तो इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? टस्कनी की। अगर आज का लेक्चर अपना लंबा हो जाता है ना तो अपन 2 पार्ट्स में कर लेंगे प्रभावों में, ठीक है। मुझे लगता है कि बिकॉज पूरा फैक्चुअल है, वो डेटा वाइज लिखना पड़ेगा ना अपने को, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप ये देख लेना, दांते पुनर्जागरण का अग्रदूत, मध्यकाल का अंतिम कवि, और इसने ज्यादातर पद्य में लिखा। गे आदमी मतलब जो गे तरीके से जो प्रचार करता है ना अपनी भाषा का, तो वो गे होता है, उसे पद्य बोलते हैं। टस्कनी भाषा में जो है वो लिखता है, ठीक है। इसके अलावा डिवाइन कॉमेडी इसकी पहली रचना है। एक विता नोवा है जिसको अपन नया जीवन बोलते हैं, मोनार्किया है, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी क्या है? देखो, डिवाइन कॉमेडी है एक वर्जिल नाम का एक पुराना कवि होता है, वर्जिल, ये मध्यकालीन कवि है, ठीक है। तो वर्जिल नाम का जो एक दार्शनिक होता है ना, वो स्वर्ग नरक में जो है उसकी यात्रा जो होती है ना, वर्जिल कवि की यात्रा है ये। तो वर्जिल नाम के कवि की स्वर्ग नरक की यात्रा, स्वर्ग नरक की यात्रा आप लिख सकते हैं फटाफट से, ठीक है। वर्जिल नामक कवि की स्वर्ग नरक की यात्रा पर जो चर्चा की गई है वो किसमें की गई है? डिवाइन कॉमेडी में। मतलब एक तरीके से चर्च का मजाक उड़ाता है ये कि स्वर्ग नरक क्या है। तो वर्जिल कवि जो है वो अलग अलग स्थानों पे जाता है, अलग अलग, पहले वो नरक में जाता है, फिर वहां देखता है लोगों को तपते हुए। तो बहुत ही अच्छी कविता है डिवाइन कॉमेडी, है ना। वहां पे लोगों को तपते हुए देखता है, फिर वो चर्च का मजाक उड़ाता है कि भाई ये होता है। फिर स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जो है जाके देखता है, हाँ वो नरक में जाके देखता है कि वो बहुत सारे जो पोप वगैरह हैं और बहुत सारे जो लोग हैं ना वो नरक में तप रहे हैं। स्वर्ग में जाके देखता है तो वो जो कई भले मानस हैं, राजा हैं, वो स्वर्ग में आपको दिखाई, मतलब ऐसा करके वो पोप का मजाक उड़ाता है, चर्च का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये अपनी पहली कविता की थीम है। दूसरी कविता है अपनी वितानोवा, जिसको अपन नया जीवन बोलते हैं। तो वितानोवा में एक लड़की का नाम याद रखना आप, लड़की बोल सकते हो आप इसको, महिला बोल सकते हो, बिट्रिस, है ना। तो वितानोवा में जो बिट्रिस नाम की जो महिला है ना, उसका एक डिवाइन प्रेम, जिसको अपन बोल सकते हैं ना, भौतिक नहीं आध्यात्मिक प्रेम, डिवाइन को अपन बोल सकते हैं देवीय प्रेम, है ना। ये ब्रिटिश के प्रति जो है इसका देवीय प्रेम है, उसको इसने किसमें लिखा है? वितानोवा में। तो जब दांते चर्च जाता था तो वितानोवा नाम की महिला से मुलाकात हुई इसकी, तो उसका जो चर्च के साथ जो जिस तरीके से संबंध रहा, ठीक है, बिट्रिस का, उसको वो वितानोवा में लिखता है। तो उसका देवी प्रेम है, ये भौतिक प्रेम नहीं है, लौकिक प्रेम नहीं है,
है ना, ये देवीय प्रेम है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना मोनार्किया। मोनार्किया जो है, मोनार्की किसको बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं राजतंत्र को। तो मोनार्किया राजव्यवस्था पर किताब है। ठीक है, राजव्यवस्था पर किताब का नाम क्या है? मोनार्किया। ठीक, और ये इसमें जो है ना, राजा का समर्थन किया जाएगा और चर्च की आलोचना की जाएगी। ठीक है, राजा का समर्थन और चर्च की आलोचना पर जो किताब लिखी गई है उसको मोनार्किया बोलते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो है चर्च जो है इसका बहुत ज्यादा विरोध करता है, मोनार्किया का चर्च द्वारा विरोध किया जाता है। चर्च विरोध करेगा और इसको कई बार जला दिया गया, इस बुक को भी जला दिया। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि दांते की किस रचना को चर्च द्वारा जला दिया गया। हमें लगता है कि वर्जिल कवि डिवाइन कॉमेडी में यात्रा कर रहा है और स्वर्ग में पोप की आलोचना कर रहा है, तो हो सकता है डिवाइन कॉमेडी को, नहीं डिवाइन कॉमेडी को नहीं, मोनार्किया को जला दिया था चर्च ने, है ना। ये बात ध्यान रखना आप, बिल्कुल, है ना। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी बातें आप अपने स्तर पे नोट्स में लिख लीजिए, है ना। मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से समझा रहा हूँ। इसके बाद आता है अपना दूसरा कवि पेटार्क। पेटार्क ने क्या किया था? देखो, पेटार्क का बहुत अच्छा योगदान आप फटाफट से देख लीजिए। पेटार्क ने जो है वो, ठीक है, इसको जो है एक व्यक्ति था, इसको बोलते हैं एग्रोफ्रायल। एग्रोफ्रायल, इसकी अपन की कविताएं देखते हैं, सफल। एक व्यक्ति था एग्रोफ्रायल। इस व्यक्ति ने, इस साहित्यकार ने, एग्रोफ्रायल ने इसको प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है। क्या कहा है? कि ये प्रथम आधुनिक व्यक्ति है। देखो, क्योंकि एग्जाम में आजकल एमसीक्यू कहीं से भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा तथ्य हम कवर कर दें। तो फर्स्ट आधुनिक व्यक्ति अगर किसी को बोलता है तो दांते को नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दांते मध्यकालीन अंतिम व्यक्ति भी है। तो बोला प्रथम आधुनिक व्यक्ति बोलूंगा मैं, तो किसको बोलूंगा? पेटार्क को बोलूंगा। ठीक है, तो दांते प्रथम मध्यकालीन जो है अंतिम मध्यकालीन कवि है, और प्रथम आधुनिक जो कवि बोलेंगे या पुनर्जागरण का जो बेटा बोलेंगे, प्रथम आधुनिक व्यक्ति, वो एग्रोफायल ने पेटार्क को बोला है। ठीक है, इसकी जो रचनाएं इनको अपन सफल के नाम से याद रखेंगे। सफल क्या क्या है? सफल का मतलब है सोनेट्स, अफ्रीका और फैमिली लेटर्स और लाइफ्स ऑफ 31st इलस्ट्रियस मैन। क्या है? एच का मतलब क्या हो गया? सोनेट्स। सोनेट्स इसकी कविताओं का समूह। ए यानी अफ्रीका नाम का गीत है, अफ्रीका। एफ यानी, ठीक है, एफ यानी है फैमिलियर लेटर्स। ठीक है, फैमिलियर लेटर्स। और एल यानी है लाइफ ऑफ 31st इलस्ट्रियस मैन। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सोनेट्स जो है, सोनेट्स जो है इसने लिखा है अपनी जो प्रेमिका है लोरा। लोरा के प्रति इसका जो है ना वो प्रेम आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दांते आध्यात्मिक प्रेम करता है ब्रिटिश के साथ, लेकिन लोरा के साथ जो पेटार्क का है वो भौतिक प्रेम है। ठीक है, जो सामान्य व्यक्तियों में पाया जाता है। तो वो जो प्रेम है वो लोरा के प्रति दांते का है। ठीक है, वो किस माध्यम से निकलता है? सोनेट्स के माध्यम से निकलता है। ठीक है, तो सोनेट्स के माध्यम से लोरा के प्रति भौतिक प्रेम, ये अपने को दांते की कविताओं में दिखता है। सोनेट्स क्या होता है? सोनेट्स में जैसे अपने होते हैं ना छंद होते हैं, है ना, अलग अलग, तो वैसे सोनेट्स होता है एक तरीके से जिसमें 14 लाइन्स होती है। ठीक है, 14 लाइन्स की एक कविता होती है, ऐसे सीरीज वाइज 14 लाइन्स होती है, फिर वो कविता खत्म हो जाती है। तो 14 लाइनों की जो कविता है उसको सोनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारी कविताएं जो लोरा के प्रति उसके प्रेम को दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा सोनेट्स नाम की जो विधा है वो किसने दी है? दांते ने। तो ऐसा पहला व्यक्ति जो जिसने ये नवीन विधा दी है वो कौन था? दांते। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अपन देखते हैं कि सोनेट्स के अलावा अफ्रीका नाम का गीत भी लिखा है इसने, वो रोम के योद्धाओं के सम्मान में। तो अफ्रीका जो है वो रोम के जो योद्धा थे ना, वो अफ्रीका में जा जाके लड़ते थे, रोम के योद्धा। तो अफ्रीका में जो रोम के योद्धा लड़ते थे उनके सम्मान में जो गीत लिखा गया उसको हम क्या बोलते हैं? अफ्रीका गीत। ठीक है, याद रखना। फिर इसके अलावा एफ यानी फैमिलियर लेटर्स,
फैमिलियल लेटर्स जो है अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों के काल्पनिक पत्राचार का, ठीक है। तो अरस्तु और प्लेटो के काल्पनिक पत्राचार है इसमें। देखो पत्राचार, जो बड़े साहित्यकार होते हैं ना, वो हमेशा इतिहास से ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर उठाते हैं। अरस्तु प्लेटो उठा लिया, ठीक है। तो अब इनका काल्पनिक जो पत्राचार होगा ना, कि अरस्तु प्लेटो अगर पुनर्जागरण के काल में होते तो वो क्या बातें करते हैं, तो ऐसे जो लेटर्स है ना उनको क्या बोलते हैं अपन, फैमिली लेटर्स। ये किसने लिखी, पेटार्क ने। तो ये फैमिली लेटर्स लिखता है ताकि वो अरस्तु प्लेटो को माध्यम बना के सामान्य जनता को डायरेक्ट नॉलेज दे सके, डायरेक्ट वो चीज बता सके जो कवि कहना चाह रहा है। क्योंकि कवि की बात कोई सुनेगा नहीं, लेकिन जब ये दोनों कैरेक्टर बात करेंगे ना, ये दोनों बात करेंगे, तो ये पुनर्जागरण की जो थीम है वो लोगों, सामान्य लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो वो अरस्तु प्लेटो का सहारा लेता है फैमिलियल लेटर्स में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस साहित्यकार ने अरस्तु प्लेटो के काल्पनिक पत्राचार के विषय में एक अपनी रचना लिखी। तो कौन था वो साहित्यकार, वो था पेटार्क। ओके, एक लाइफ ऑफ 31st इलिस्ट्रियस मैन है ना, इसमें अरस्तु का विरोध भी किया है इसने, अरस्तु का विरोध भी है इसमें, अरस्तु का विरोध। मैंने पांडित्यवाद बताया था आपको, और बेकन भी बताया था मैंने। बेकन ने फिर अरस्तु का विरोध किया था ना, बोलता है कि अगर मेरा वश जले तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को जला दूं या समुद्र में फेंक दूं, ठीक है। तो वो बोलता है बेकन। तो ये इसी तरीके से अरस्तु का विरोध करता है फैमिली लेटर्स में। फिर लाइफ ऑफ 31st इलिस्ट्रियस मैन, ये भी है 31 महान लोगों का जीवन, ठीक है। 31 जो महान लोग थे ना, इलिस्ट्रियस मैन थे ना, उनका जीवन है ये। तो अपन को ये चारों रचना याद रखनी है इसकी, और इनमें थोड़ी थोड़ी जो थीम पॉइंट बनते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है पीजीटी टीजीटी में, या फिर अपने आरएस मेंस में, या फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में हमारे राजस्थान में, और अलग अलग एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड हो गया, कॉलेज लेक्चर हो गया, तो उनमें जो है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में, इनमें सब में जो है ना, कहीं बीच में ऐसी थीम दे देगा, जैसे अफ्रीका गीत पे डाल देगा कि अफ्रीका गीत सबको पता है किसने लिखी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता, मतलब किसी को पता होगा, पढ़ता है वो तो पढ़ता ही है, लेकिन उनको जो बारीक लाइन डाल देता है कि निम्न में से किस काव्य में आपको रोम के जो महान जो योद्धा थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो कौन सा गीत था, अफ्रीका गीत। आप ये याद रखें। ऐसे बिल्कुल थीम वाइज चीजें अगर डाल देना, तो आपको एक एक लाइन में मैंने इसलिए आपको समझा दिया ताकि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकें, ठीक। अब अपन देखते हैं बोकासियो। बोकासियो ने जो है, बोकासियो की है DIGF, ठीक है, DIGF, ठीक है। DIG होता है पुलिस में, और F, ये क्या है, बोकासियो। बोकासियो की कौन कौन सी है रचनाएं, डेकामेरोन है ना, और आई से है इलियड एंड ओडिसी, जी से है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, और F से है फियामेंटो, ठीक है। आप याद रख लेना, D से है डेकामेरोन, I से है इलियड एंड ओडिसी, इलियड एंड ओडिसी। जी से है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, और F से है फियामेंटा, ठीक है। फैमिलियर लेटर्स उसमें देख ही लिए थे, फियामेंटा। ये आपको है ना धीरे धीरे याद करने के लिए मैंने क्या है, एक क्लस्टर बना दिया। क्लस्टर में क्या होती है, चीजें याद करना आसान हो जाता है। अब आप अलग अलग करोगे ना, कभी कभी आप F में कंफ्यूज हो जाओगे, फैमिलियर लेटर्स किसकी थी, है ना, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा फियामेंटा F से, है ना। DIGF, मतलब जैसे एक समुच्चय दिखेगा ना, ऐसे क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। जब एक ही रचनाकार की 3 रचनाएं दे देंगे और चौथी किसी और की दे देंगे, तो आप फटाफट से अटेम्प्ट कर देंगे DIGF ऐसे सोल्व करके, है ना। DVM बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करना, इसलिए मैं आपको फटाफट से इसके थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। डेकामेरोन किसके लिए, डेकामेरोन है 100 मानव स्वभाव के विभत्स रूप की हास्य कथाएं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हास्य कथाएं हैं,
हास्य कथाएं। अच्छा, अगर अपन थोड़ा से बात करें बोकासियो की, तो बोकासियो के बारे में ये है कि ये पेटार का शिष्य था। अब ये देखो, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, ये गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। जैसे अपन देखते हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, वैसे ये गुरु शिष्य परंपरा है तीनों की। कौन? दांते का शिष्य है पेटार, पेटार का शिष्य है बोकासियो। ठीक है, जैसे अरस्तु आपने पुराने टाइम में चल रहा था ना, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, तो सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का था अरस्तु, वैसे ही दांते का शिष्य था पेटार, पेटार का शिष्य था बोकासियो। इस तरीके की गुरु शिष्य परंपरा थी, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस बोकासियो को बोलते हैं इटालवी गद्य का जनक। क्या बोलते हैं इसको? इटालवी गद्य का जनक। इटालवी पद्य का जनक किसको बोलते हैं? दांते को। इटालवी गद्य का जनक किसको बोलते हैं? बोकासियो को। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या आ गया? फियामेंटा है। फियामेंटा में आप एक चीज याद रख लेना, क्या कि ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास की पूर्वगामी कृति। तो कोई पूछ ले कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास की पूर्वगामी कृति कौन सी है? साइकोलॉजी की मनोवैज्ञानिक उपन्यास की पूर्वगामी कृति, पूर्वगामी कृति। अगर साइकोलॉजिकल कोई उपन्यास है ना, उसकी पूर्वगामी जो कृति होगी वो क्या है? हमारी फियामेंटा, राइट। और जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, ये भगवान की वंशावली है। जीनियोलॉजी बोलते हैं वंशावली को, तो भगवान की वंशावली, वंशावली, ठीक है। इसके अलावा इलियड एंड ओडिसी है इसी, ठीक है। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बोकासियो की। अब अपन फटाफट से देखते हैं मैकियावेली, महान व्यक्ति जिसे पूरे यूरोप में एक अभिनेता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यह है मैकियावेली, ठीक है। इसको बोलते हैं यूरोप का चाणक्य, याद रखना। यूरोप का चाणक्य कौन है? मैकियावेली। क्योंकि जैसे प्राचीन भारत में चाणक्य ने एक नई विचारों की परंपरा स्टार्ट करती राजनीतिक विषयों पर चिंतन की, वैसे मैकियावेली ने क्या कर दिया था? एक नए तरीके का चिंतन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें चर्च के स्थान पर राजा जो था ना, वो मेन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। यूरोप में उस टाइम पे मैंने कहा था चर्च प्रभावशाली था, तो चर्च के स्थान पर राजा को अगर कोई मुख्य व्यक्ति बनाने वाला है तो वो कौन है? मैकियावेली, ठीक है। तो मैकियावेली ने क्या किया? राज व्यवस्था पर लेखन का कार्य किया। इसको अपन आधुनिक चाणक्य कहते ही हैं, तो राज व्यवस्था पर लिखता है ना। तो ये पॉलिटी का आदमी है, ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस का आदमी है एक तरीके से। क्या क्या लिखा है इसने? द प्रिंस, सब जानते हैं इसकी फेमस रचना द प्रिंस, द प्रिंस है। इसके अलावा इसने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी, है ना। आप लिख लेना इसको, है ना। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस का था, तो फ्लोरेंस की हिस्ट्री लिख देगा। फ्लोरेंस शहर है अपने इटली में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, और इसके अलावा लिखता है आर्ट ऑफ वॉर और डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी। आर्ट ऑफ वॉर भी इसी की है ना, आर्ट ऑफ वॉर युद्ध कला पर है, और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। लिवी जो है प्राचीन रोमन इतिहासकार है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिवी प्राचीन रोमन इतिहासकार है, उसके डिस्कोर्सेस पर बात कर रहा है ना। एक मद्रा गोला भी है इसकी, ठीक है। तो मद्रा गोला ये इसकी किताब, तो ये 5-6 किताबें हैं इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रख लेना इसकी, है ना। अब एक आदमी है, एक साहित्य का, एक इतिहासकार है फिशर, आपने बहुत बार नाम सुना होगा फिशर, और वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन पढ़ते रहेंगे फिशर की स्टेटमेंट्स वगैरह। तो फिशर इसको सत्ता की राजनीति का कलाकार भी बोलता है। तो कौन सा इतिहासकार बोलता है इसे सत्ता की राजनीति का कलाकार? तो सत्ता की राजनीति का कलाकार बोलता है फिशर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रख लेना फटाफट से, मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार बोलने वाला फिशर। फिर आता है हमारा ब्रूनी, ठीक। तो ब्रूनी की किताब है, उसका नाम है, वैसे पूछते बहुत कम है लेकिन फिर भी याद रख लो, कभी कभी एक बार पूछा भी गया है ब्रूनी की किताब का नाम, तो नाम है पैनोजेनिक
ऑन फ्लोरेंस ऑन स्टडीज एंड लेटर्स। पैनोजेरिक ऑन फ्लोरेंस, शहर है मैंने पहले बताया था, फ्लोरेंस ऑन स्टडी एंड लेटर, स्टडीज एंड लेटर, स्टडीज इसको आप हिंदी में लिख लेना, एंड लेटर्स। ठीक है, तो पैनोजोरिक ऑन फ्लोरेंस ऑन स्टडीज एंड लेटर इसी की है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये पूरे साहित्यकार हुए इटली के। ठीक है, लोरेंजो वालों का आलोचनात्मकता का जनक बोलते हैं, लोरेंजो वालों को। ठीक है, अल्बर्टी भी एक फेमस इतिहासकार है, साहित्यकार है, निबंधकार है। ठीक है, तो अब इनकी कुछ किताबें हैं वो मेरे को मिली नहीं, अल्बर्टी की तो बिल्कुल भी नहीं मिली, है ना। लोरेंजो वाला की एक डिक्लामिनेशन ऑन, है ना, कुछ लेटर्स हैं, तो वो एक इनकी फेमस किताब है, लेकिन वो ज्यादातर एग्जाम में पूछी नहीं जाती। पूछा जाता है एग्जाम में कि आलोचनात्मकता का जनक किसे कहते हैं, तो वो था लोरेंजो वाला, ये बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है ना। डिक्लाइन ऑन कॉन्स्टेंट, मतलब कस्तुनतुनिया के पतन पे थी, उसको कस्तुनतुनिया के पतन पे जो पत्राचार हुए थे ना पोप के, उसको खारिज करवा दिया था इसने, लोरेंजो वाला ने, तो वो एक था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा मैंने लिखा नहीं किसी के बारे में ना। हम क्या फेमस फेमस चीजें देखते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अपन ने इटली का पूरा साहित्य देख लिया, अब फ्रांस का नंबर आता है, फ्रांसीसी साहित्य पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी में दो चार नाम है इंपॉर्टेंट, आप ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, तीन ही नाम है इवन। एक तो रेबेला, जिसको अपन बोलते हैं रेबेला, सॉरी यार, ठीक है, रेबेला। इसके अलावा एक नाम आता है हमारे मोंटेन का, मिशेल डी मोंटेन, मोंटेन का नाम आता है। एक और नाम आता है मार्सिग्लियो, ठीक है, मार्सिग्लियो का भी नाम आता है। ठीक है, ये तीन नाम आते हैं अपने फ्रांसीसी साहित्यकारों में। तो रेबेलास को फ्रांसीसी उपन्यास का जनक कहते हैं, तो सबसे पहला नाम आ गया, तो जनक तो यही हो गया। ठीक है, आप इसी क्रम में याद रख लेना, है ना। इसकी फेमस रचना है हीरोइक डीड्स मतलब हीरोइक कृत्य, हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेगेंटुआ और पेंटागल में स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दूं इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं आपके सामने, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ग्रेगेंटुआ एंड पेंटाग्रल, ये इसकी किताब है, हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेगेंटुआ और पेंटाग्रल। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और किताब, इसकी एक और रचना है न्यू मैसेज, द न्यू मैसेज, नया संदेश, है ना। वैसे गिरगेंटुआ को ही बोलते हैं कई बार न्यू मैसेज, लेकिन दोनों कभी कभी अलग भी लिखी आती है, कभी कभी बोल देते हैं भाई गिरगेंटुआ को ही न्यू मैसेज भी कहा जाता है, नया संदेश। तो आप देख लेना, अगर अलग से पूछ ले न्यू मैसेज तो भी इसी की है, रेबेला की। ग्रेगेंटुआ को न्यू मैसेज के रूप में पूछ ले तो भी इसकी है ना, तो ध्यान रख लेना ये थोड़ा सा। फिर मोंटेन आता है, मोंटेन जो है उसको अपन बोलते हैं वॉल्टेयर का अग्रगामी। वॉल्टेयर फ्रांसीसी क्रांति में आएगा, बहुत फेमस आदमी है ना, बाद में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वॉल्टेयर का अग्रगामी है, तो वॉल्टेयर की जो बातें वो कहेगा उसके पहले ये बंदा बोल देता है मोंटेन, मिशेल दी मोंटेन। ठीक है, इसको बोलते हैं सबसे पहला आधुनिक व्यक्ति। कोई भी बोले ना प्रथम आधुनिक व्यक्ति, अगर किसी पर्टिकुलर इतिहासकार का नाम देके पहला आधुनिक व्यक्ति पूछा तो मैंने क्या बताया था आपको, पेटार्क। लेकिन यहां पर मोंटेन को पहला, अगर बोलते हैं कि रेनेसां का पहला आधुनिक व्यक्ति किसको बोला जाता है, तो वो था मिशेल डी मोंटेन। क्यों बोला जाता है, मैं इसके पीछे भी आपको रीजन दे देता हूं। ठीक है, इसने कुछ ऐसी उक्तियां लिखी, हाँ ठीक है, इसने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी जिसकी वजह से इसको प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। एक तो इसकी है एसेज, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, एसेज किसकी रचना है। ठीक है, तो एसेज लिखे हैं मोंटेन ने, निबंध, एसेज मतलब निबंध। इसके अलावा सैडनेस एंड सोरो,
ठीक है, उस टाइम के दुख पर लिखा है सैडनेस, किस चीज का दुख है इसको, एंड सोरो, SORROW, ठीक है, सैडनेस एंड सोरो और एसेस, इसकी दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसलिए इसको ये थीम दी जाती है। और ये बहुत पहले का आदमी है, तो फ्रांसीसी साहित्य काफी पहले से डेवलप हो रहा है, 12वीं शताब्दी के बाद से डेवलप होने लगा था फ्रांसीसी साहित्य, है ना। तो ये मोंटेन, ये रेबेलांस बहुत पुराना है, इसीलिए इसको जनक बोल देते हैं। मोंटेन भी काफी पहले का, ठीक है। फिर इसके अलावा मार्सिलियो आता है, उसने लिखा था डिफेंडर ऑफ पीस, है ना। तो डिफेंडर ऑफ पीस किसकी रचना है, मार्सिलियो की, डिफेंडर ऑफ पीस मार्सिलियो। और ये इसमें है ना पोप की आलोचना करता है, पोप की आलोचना करता है, आप लिख लेना अगर आपको दिखे नहीं तो, ठीक है। पोप की आलोचना करता है मार्सिलियो, मार्कर में थोड़ा सही कम है, ठीक है। इसके बाद ये फ्रांसीसी थे पूरे, ठीक है। रेबेला इसको जनक बोलते हैं, हीरोइक डीड्स ऑफ गैगेंटुआ एम्बेंट्रागल, न्यू मैसेज भी इसी को बोलते हैं, अलग से पूछा जाए तो न्यू मैसेज आप बता देना। मोंटेन वॉल्टेयर का अग्रगामी था, पहला आधुनिक व्यक्ति था। एसेज लिखी सैडनेस एंड सोरो बीसी की है। डिफेंडर ऑफ पीस किसकी है, मार्सिलियो की, मार्सिलियो ये इसमें इसकी पोप की आलोचना करते हैं, ठीक है। ये फ्रांसीसी सारे हो गए अपने एक साथ। इसके अलावा फ्रांसीसी इतिहासकार के बाद अपन बात करते हैं कुछ इंग्लिश इतिहासकारों के, अंग्रेज इतिहासकार नहीं बोल देंगे अपन, साहित्यकार बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ इंग्लिश साहित्यकार है। इंग्लिश साहित्य में कौन कौन व्यक्ति आता है, एक सेकंड देखे मैं देखता हूं बच्चों, एक सेकंड दो मुझे।